वेरी गुड मॉर्निंग। लिखो, सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में प्रत्यावर्तित मॉनसून के काल में जब 23 सितंबर को सूर्य की अवस्थिति विषुवत रेखा पर होती है, तब सूर्य की अवस्थिति विषुवत रेखा पर होती है, तब सूर्यातप की मात्रा से अधिक पार्थिव विकिरण की मात्रा होती है, अर्थात धरातल के द्वारा अवशोषित ऊर्जा का पुनर्विकिरण अधिक होता है, जबकि वायुमंडल में आर्द्रता, वायुमंडल एवं मृदा दोनों में ही आर्द्रता अत्यधिक मात्रा में व्याप्त होती है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार क्षोभ मंडलीय निचले संस्तर में ऊष्मा एवं आर्द्रता की मात्रा
ऊष्मा एवं आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे दम घोटूपन सफोकेशन, इरिटेशन, बेचैनी, से युक्त पर्यावरणीय दशा होती है, इसे ही ऑप्रेसिव अक्टूबर हीट कहते हैं। ऑप्रेसिव, OPPRESSIV, ऑप्रेसिव अक्टूबर हीट कहते हैं। भारत में तुम अगर देखो तो 15 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर के लास्ट तक लगभग 6 महीने तक बहुत ही भीषण गर्मी की दशा रहती है। इसीलिए इंडिया में समर टाइम कैपिटल और विंटर टाइम कैपिटल की बात की गई और शिमला को बनाया गया था। शिमला था समर टाइम कैपिटल, दिल्ली विंटर टाइम कैपिटल। पहले तो एयर कंडीशनर्स हुआ नहीं करते थे। अक्टूबर हीट एक मॉनसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब लिखिए प्री मॉनसून शावर। मॉनसून पूर्व की वर्षा। लिखो मार्च अप्रैल के महीने में जब सूर्य उत्तरायण होता है तथा सूर्य की किरणें लगभग 15 डिग्री अक्षांश पर लंबवत हो जाती है, जहां तापीय विषुव थर्मल इक्वेटर का निर्माण होता है। जहां अधिकतम तापन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो प्राप्त होगा। इस कारण से थर्मल इक्वेटर के पास तड़ित झंझाओं का निर्माण होता है, थंडर स्टॉर्म्स का निर्माण होता है, जो 24 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। तथा इनकी 3 अवस्थाएं होती है। इनकी 3 अवस्थाएं होती है।
स्टेज 1 संवहनीय कन्वेक्शनल स्टेज, संवहनीय अवस्था। इसमें लिख लो कि थर्मल इक्वेटर के पास तीव्र संवहन होते हैं जिससे वायु धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे वायु धाराएं उत्पन्न होती है। वायु धाराएं उत्पन्न होती है, तो इसका स्टेज 1 है। थर्मल इक्वेटर आया, पूरा डिटेल लिखना है आपको। सूर्य के लंबवत होने से थर्मल इक्वेटर का प्रवेश समुद्र के तल पर, और वहाँ पर संवहन, वाष्पीकरण, उससे एयर करंट्स प्रोड्यूस होता है। स्टेज 2 है मेघ निर्माण एवं वर्षण। ये इसका मैच्योर स्टेज है, ये इसका अर्ली स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था। ये इसका मैच्योर स्टेज, परिपक्वा। परिपक्व अवस्था। तो मेघ निर्माण एवं वर्षण का अवस्था है, परिपक्व अवस्था है। इसमें क्या होता है कि लिख लो, क्यूमुलोनिम्बस बादल कपासी वर्षक, संवहन से क्या होगा, कपासी वर्षक मेघ बनेंगे। मूसलाधार वर्षा को जब दिखाना होता है ना, तो ऐसे बिंदुओं को टेढ़ा दिखाया जाता है, तिर्यक दिखाया जाता है। CB कपासी वर्षक मेघ। गर्जन चमक के साथ वर्षा। जो Z है, ये बिजली कड़क रही है। थंडर स्टॉर्म का ऐसे ही डायग्राम बनाया जाता है। Z बनाना होता है, बिजली चमक रही है, और इस तरह से बिजली को नीचे गिरते हुए दिखाया जा सकता है। ये स्टेज 2 है। डिटेल लिखिए, पूछ सकता है ना कि 3 अवस्थाएं क्या हैं थंडर स्टॉर्म की। पेपर 1 में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, GS में पूछ सकता है। तीसरा है थंडर स्टॉर्म का अंत्यावस्था, लास्ट स्टेज या डेथ स्टेज भी इसको कहते हैं। इसमें देखो, ये वायु ऊपर की तरफ निकल करके सब इधर जा रही है। लिखो, इस अवस्था में सिर्फ सीरोक्यूमुलस जैसे बादल, पक्षाभ मेघ शेष रह जाते हैं। पक्षाभ मेघ शेष रह जाते हैं। यहाँ पे सिरस से ऊपर वाला मेघ रह जाता है, जबकि ठंडी एवं शुष्क वायु का अवतलन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, यहाँ भी लो प्रेशर रहेगा,
लेकिन यहाँ पर आओगे तो ये हाई प्रेशर बन जाएगा। शुष्क ठंडी वायु का एवं वायुमंडल शांत हो जाता है, वर्षा की परिसमाप्ति होगी। डायग्राम्स बन जाए तो मुझे जल्दी से बताओ। डायग्राम बनते ही जल्दी से मुझे यस करके रिपोर्ट करो। ओके, डन। यहां पर पक्षाभ मेघ है, जो उच्च बादल होते हैं, जो वर्षाहीन बादल होते हैं। बादल के ऊपर में एक YouTube पे हमारा वीडियो है, हमारे चैनल पे है, फ्री वीडियो वाले में, उसको जाकर के जरूर देखो। उसमें जो नए बादल के प्रकार हैं उनका भी जिक्र किया हुआ है। चलो ओके, प्री मॉनसून शावर को आगे बढ़ाते हैं। लिखो, अरेबियन सी में मालाबार से पश्चिम लगभग 70 डिग्री 66 to 70 डिग्री देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य थंडर स्टॉर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं। अगर यही
थंडर स्टॉर्म्स, तड़ित झंझाओं की एक सममित श्रृंखला बनती है तथा ये श्रृंखलाएं यदि किसी एक निम्न दाब केंद्र की ओर अभिसरित होने लगे तब ये चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। चूंकि इसमें गति एवं बलाघूर्ण अधिक होता है, चूंकि इसमें गति एवं बलाघूर्ण अधिक होता है, गति एवं बलाघूर्ण अधिक होता है, अतः यह ध्रुवों की ओर संचरण करने लगती है। एवं यहां देखिए लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर पॉकेट बना हुआ है। ये सारे थंडर स्टॉर्म्स जो हैं, ये सारे थंडर स्टॉर्म्स हैं। ये सारे थंडर स्टॉर्म्स अगर एक ही सिमेट्रिकल लाइन में हो और इस निम्न दाब में चले जाए तो ये यहाँ से जब निकलता है तब ये रूप धारण कर लेता है एक बड़े चक्रवात का, एक बड़े चक्रवात का रूप धारण कर लेगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे समुद्र तल पे चलता है तो इसका जो ट्रैक है वो इस तरह से रहता है, या कई बार ऐसे भी जा सकता है, लेकिन इसका ट्रैक इधर गुजरात की तरफ मुड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं पोलवर्ड शिफ्ट। ये पोलवर्ड शिफ्ट होता है और ये हमारा चक्रवात है जो इधर हमारा चक्रवात है जो इस तरह से शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इस चक्रवात का जो बाहरी भाग है ना, वही तट के किनारे किनारे सब पड़ता है। ये चक्रवात का आई कभी भी चढ़ता नहीं है, अगर चढ़ जाए फिर तो बहुत विनाश कर देगा। तो इस तरह से अभी जो वर्तमान में आया हुआ है, ये इस तरह से इसका ट्रैक बन रहा है, इस तरह से ये ट्रैक बन रहा है इसका। क्या तियाते क्या नाम रखा हुआ है, अखबार में रोज आ रहा है ना। हम हर बार नाम तो अलग अलग रहेगा। अलग अलग देश अलग अलग नाम रखते हैं। लिखो, यह चक्रवात विनाशक हो सकता है यदि इसका आई, ये जो बीच वाला भाग है ना, यही इसका आई है।
यदि इसका आई अथवा केंद्र थल के ऊपर प्राप्त हो या किसी स्थान के ऊपर में प्राप्त हो, थंडर स्टॉर्म्स की श्रृंखला जो है ना, अभी 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो रहा है और सोमालिया के हाई प्रेशर से, जो मैंने मॉनसून में आपको बताया है 2-3 दिन पहले, सोमालिया के हाई प्रेशर जब डेवलप होने लगता है तो वहाँ से विंड का डायरेक्शन होने लगता है भारत की तरफ, और अरब सागर ऑलरेडी सैलिनिटी और टेम्परेचर में बहुत हाई है, और सोमालिया से जब विंड डायरेक्शन आने लगता है इधर भारत की तरफ, तो सारे थंडर स्टॉर्म्स का ओरिएंटेशन भी इधर ही हो जाता है। ITCZ भी भारत के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, और उस ITCZ के पट्टी में भी या थर्मल इक्वेटर के पट्टी में भी संभावनाएं होती है इस तरह के साइक्लोन बनने की। इसका टॉर्क देखना है आपको, बलाघूर्ण देखना है, और पोल वर्ड शिफ्ट होता है। पोल वर्ड शिफ्ट के कारण ये पहले कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और अंत में गुजरात पे जाएगा। गुजरात पे जाकर के ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लैंड के ऊपर में इसको मॉइस्चर मिलेगा नहीं, और मॉइस्चर मिलेगा नहीं तो इसका वाटर वेपर ख़त्म होगा, फिर लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी इसकी ख़त्म होने, लेटेंट हीट जो होता है वेपराइजेशन का, वो ख़त्म होते चला जाएगा। तब पूर्व के क्लास का थोड़ा रिलेट कर लोगे तो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आगे लिखो, परंतु चक्रवात बनने की संभावना वन इज टू 1000 के रेशियो में होती है, 1:1000 के रेशियो में होती है। मतलब 1000 बार थंडरस्टॉर्म बनता है तो उसमें शायद एक बार बन जाए चक्रवात, नहीं तो नहीं बनता है, क्योंकि सारे थंडरस्टॉर्म्स को एक सिमेट्रिकल एक लाइन में डालना ये बड़ा मुश्किल काम है। और नेचुरली जब कभी कभी ऐसा होने लगता है कन्वर्जेंस, तभी बनेगा। अब तक तो यही थ्योरी प्रचलित है। और थंडर स्टॉर्म्स बनने का एक और कारण भी है कि वहाँ पे लक्षद्वीप है, टाइनी आइलैंड्स है, तो टाइनी आइलैंड्स पे कैसे थंडर स्टॉर्म बनता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी का एक क्लास जरूर देखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन का सीजन चल रहा है, परिघटना भारत में है। आगे लिखो चक्रवात न बनने की स्थिति में ये थंडर स्टॉर्म प्री मॉनसून शावर करते हैं। थंडर स्टॉर्म प्री मॉनसून शावर करते हैं, जो गर्जन चमक के साथ लगभग 8 से 10 घंटे की आकस्मिक वर्षा होती है। तीव्र वर्षा होती है, आकस्मिक एवं तीव्र वर्षा होती है। अचानक से तेज शावर आएगा, चारों तरफ पत्तियां गीली, ये गीली, सब कुछ भीग गया, फिर अचानक से सब कुछ साफ हो गया। प्रकृति का ये सब रूप देखना बहुत आनंदमयी है।
ओके, फिर लिखो, इसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के ट्राई जंक्शन तीनों स्टेट जहां मिलते हैं, ट्राई जंक्शन या उत्तरी मालाबार, नीलगिरी, ये सब जो एरिया है, यहां मैंगो शावर की संज्ञा दी जाती है, आम्र वर्षा की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह आम के पकने, शीघ्र पकने, क्विक राइपनिंग ऑफ द मैंगोज, आम के शीघ्र पकने में सहयोगी होता है। देखो, कर्नाटक में बाबा बुदन हिल्स पर होने वाली प्री मॉनसून शावर को, मॉनसून पूर्व वर्षा को मॉनसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम हिंदी तो होगा नहीं, लिखो, क्योंकि BLOSSOM, क्योंकि यह कॉफी प्लांट में पुष्पन, फ्लावरिंग ऑफ द कॉफी प्लांट्स, पुष्पन में सहायक होता है, पुष्पन में सहायक होता है। लिखो, उत्तरी बंगाल में अथवा बंगाल द्वार प्रदेश में भी सुंदरबन क्षेत्र से एवं असम बेसिन से तड़ित झंझाओं का प्रवेश होता है, जिन्हें काल वैशाखी कहते हैं।
जिन्हें काल वैशाखी कहते हैं। नेक्स्ट लियो। असम में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। नॉर्वेस्टर, NORWESTER। असम में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, जो कि काल वैशाखी की तरह विनाशक होते हैं। थंडर एवं लाइटनिंग के साथ साथ तूफानी वर्षा, बंगाल में तो इसको काल कहा जाता है, जो कि वैशाख के महीने में आता है, इसलिए इसका नाम हो गया काल वैशाखी। आप लोग याद है ना, चैत्र वैशाख, तो चैत्र वैशाख। में जो इंडियन कैलेंडर का सेकंड मंथ होता है, हमारे भारत में कैलेंडर तो मॉनसून के हिसाब से बना था ना, तो चैत्र और वैशाख ये प्री मॉनसून शावर है। सावन, श्रावण, भद्र, आश्विन, ये 3 महीने वर्षा का है। दो महीने का भी 6 ऋतु बनाया हुआ है भारत में। 2 महीने का 6 ऋतु है एंशिएंट कैलेंडर से। ज़्यादा एक्यूरेट लगता है, क्योंकि देखो ये चैत्र वैशाख ये हो गया 2 महीना प्री मॉनसून शावर वाला, उत्तरी मैदान में लू वाला। सावन या श्रावण या भद्र ये हो गया रेनी सीजन वाला। प्री मॉनसून शावर में इतना ही है, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कि छूट रहा हो। बल्कि कल जो साइक्लोन आया है उसका भी मैंने आपको बता दिया, प्री मॉनसून पीरियड में क्यों साइक्लोन आता है और क्यों गुजरात के पश्चिमी तट पे क्यों आता है, भारत के पश्चिमी तट पर क्यों आता है। थंडर स्टॉर्म क्या है और थंडर स्टॉर्म का स्टेजेस भी आपको बता दिया है। लेकिन अब चलते हैं, मुझे थोड़ा सा रिमाइंडर चाहिए कि हमने मॉनसून में कहाँ तक एक्सप्लेन किया था। क्या हमने बर्स्ट ऑफ मॉनसून तक तो एक्सप्लेन किया था, ये तो मुझे याद है। क्या हमने मॉनसून की दोनों शाखाओं का वर्णन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, या अभी करना है? प्लीज लिख करके बताओ। क्या मॉनसून की दोनों शाखाओं का वर्णन, बर्स्ट ऑफ मॉनसून तो एक्सप्लेन किया था, क्या एडवांस ऑफ मॉनसून किया? एक्सप्लेन और डायग्राम कहां तक कर दिया था? मॉनसून की दोनों शाखाओं तक हो गया था। पता नहीं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। कोई लिख रहा है बर्स्ट हुआ था, कोई लिखता है मॉनसून की दोनों शाखाओं तक हो गया था।
तो भवानी जी पुराना कहाँ तक समझाया था ये आपसे पूछ रहे हैं, तो हम क्या करने वाले थे वो आप समझा रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि कहाँ तक समझाया था, क्लियर शब्द में। क्या एक लाइन आप लिख सकते हो कि आपने वर्ष तक समझाया था? बाकी मुझे समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन इसलिए होता है, दोनों ब्रांच हो गया है सर। ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे डिस्कस हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है, ये तो मैंने लिखवाया है मात्र। तो हर लड़का अलग अलग लिख रहा है। अरे यार लिखवा दिया है वो क्यों लिख रहे हो? कहाँ समझाया था ये बताओ ना। लिखवा दिया है वो लिखवा दिया, ये सब क्या लिख रहे हो? मुझे ये बता दो कि क्या ये मैप बना करके बता दिया था कि दो शाखाएं कैसे बढ़ती है और फिर दोनों शाखाएं कैसे वर्षा करेंगी? ITCZ वाला बता दिया था कि ITCZ में ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे अंदर जाएगा। ओके, ITCZ वाला समझा दिया था सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये क्लियर हुआ ना कि ITCZ वाला भी समझा दिया था। ठीक है ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और ITCZ में क्या संबंध है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के शिफ्ट होने से ITCZ कैसे शिफ्ट होता है, ये सब समझा दिया था या सिर्फ लिखवा दिया था? दोनों शाखाओं को मैंने समझा दिया था, ये तो मेरे समझ में आ गया। लेकिन क्या जो दोनों शाखाओं से क्या हो रहा है कि वर्षा हो रही है नॉर्दर्न उत्तरी मैदान पर और मध्य भारत में जो वर्षा हो रही है पूर्वी जेट के कारण, ITCZ के कारण, ये क्या मैंने समझा दिया था? मॉनसून ब्रेक समझा दिया था। अब देखिए, अब नया लिख रहे हैं कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करूं। अब ये लिख रहे हैं कि अरेबियन, मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ लिखवाया है, समझाया नहीं है। अखिलेश लिख रहे हैं कि मॉनसून ब्रेक से स्टार्ट करिए। सुरजीत सिंह ठाकुर लिख रहे हैं मॉनसून ब्रेक भी समझा दिया था। राकेश लिख रहे हैं चौबे जी नो सर। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बताना है। अजय कुमार गौतम लिख रहे हैं समझाना बाकी है। मेरे हिसाब से समझाना बाकी है। रुको थोड़ा पीछे से ही समझाते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आए। इतना कंफ्यूजन आप लोगों में है। कई बार लिखवाने में इतना क्लैरिटी रहता है कि आपको लगेगा कि हम सब समझ गए हैं, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है तो लगता है ऐसा। आपको अब दिखाते हैं। अगर समझा दिया है तब भी दोबारा देख लो, कोई बुराई नहीं है। हम अपने मन की संतुष्टि और उन लोगों के लिए जो शायद नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए एक बार और इसको समझाते हैं। देखो यहाँ से ये जो मॉनसून का फ्लो आया है तो ये इस तरह से है ना। ये हमने आपको दिखाया था कि ये साउथ वेस्ट मॉनसून है। अब सब लोग कंसंट्रेशन से समझते जाओ। तो ये जो ब्रांच है
ये है बे ऑफ ये है अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच है। और ये क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो इस पे ओरोग्राफिक मैप को ड्रॉ करना है। ये हमारा ओरोग्राफिक मैप है ना। यह है हमारा अराकान योमा, यह है हमारा असम हिमालय या पूर्वी हिमालय कह लो। अब यहां देखो, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, यह है हमारा नर्मदा और तापी वैली, नर्मदा वैली। यहाँ पर हमारा है गिरनार, यहाँ पर हमारा है माउंट आबू, और ये हमारा है यहाँ पर इस तरह से बना हुआ, यह है विंध्य, यह है सतपुरा, यह अमरकंटक का एरिया। शायद बताया था ये, लेकिन फिर एक बार दोबारा ही कर लो। और इस तरह से पवन दो भागों में, मॉनसून की पवनें यहाँ पे ऐसे बट जाती है। यहाँ पे आने के बाद इस तरह से ये बट जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अरेबियन सी में ज़्यादा वर्षा होगी या बे ऑफ बंगाल में? तो आपको याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल ज़्यादा वर्षा करती है। इसका कारण ये है कि समुद्र पे इसका ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, और अगर समुद्र पे ट्रैवल टाइम ज़्यादा होगा, समुद्र पे ज़्यादा दूरी तय करेगी, तब बे ऑफ बंगाल मॉइस्चर को भी ज़्यादा ग्रहण करेगी। और जब मॉइस्चर इसमें ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है, तब निश्चित रूप से वर्षा भी अधिक करेगी। अब ये जो है, ये तो ऑब्लिक होता है ना इसके। तो अरेबियन सी ब्रांच में हमने तीन स्ट्रीम की बात की। एक ये है जो मालाबार को हिट कर रहा है, और दूसरा स्ट्रीम ये है जो ये प्रवेश कर रहा है इस भाग में और अमरकंटक तक जा रहा है, प्रवेश करके ये अमरकंटक तक फैल रहा है। तो ये अमरकंटक तक जो स्ट्रीम फैल रहा है, नर्मदा तापी स्ट्रीम NT, तो ये दूसरा स्ट्रीम है जो अमरकंटक पे जाकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। और तीसरा स्ट्रीम इधर है, यह हमारा स्ट्रीम नंबर 3 C, यह हमारा स्ट्रीम नंबर B, यह हमारा स्ट्रीम नंबर A B C 3 स्ट्रीम में डिवाइडेड है। ये कौन? अरेबियन सी ब्रांच है ना। और बे ऑफ बंगाल है, ये जाकर के टकराएगी किससे? सबसे पहले टकराएगी अराकान योमा से, और अराकान योमा में यहाँ पर ऊपर जाते हुए ये धीरे धीरे पूरे शिवालिक क्षेत्र में वर्षा करके इस भाग में जम्मू हिल्स पे, और यहाँ से इसका एक ब्रांच यहाँ आता है नैनीताल, कुमायूं हिल्स, ये ब्रांच यहाँ भी पहुँच सकता है। तो इस भाग में ये जो पूरा उत्तराखंड वाला हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, यहाँ पर है 250 सेंटीमीटर वर्षा, और जम्मू वाले भाग में हो जाती है 100 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान में यहाँ पर 20 है, 40 है कच्छ में, 60 है काठियावाड़ में, और नीचे गिरनार का जो एरिया है यहाँ पे 75 होगा। इधर गुजरात प्लेन में 75 है, यहाँ पर 50 है। अरावली के बिल्कुल पैरेलल जाओगे तो 50 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है, मैंने लिखवाया भी था। और ये तो रेन शैडो, यहाँ पे नीचे में हमने कन्याकुमारी में क्या बताया था आपको, 80 सेंटीमीटर तक वर्षा। यहाँ पे चूंकि दोनों तरफ ऐसे बढ़ जा रही है ना, शाखा डाइवर्जन हो रहा है, तो 80 सेंटीमीटर रेन है। यहाँ कर्नाटक वाले पे 300 हो जाता है, कोंकण में 250 हो जाता है। तो 80, 300, 250, 80 के बाद यहाँ 150, 200 ऐसे करके ऊपर की ओर बढ़ेगा रेनफॉल। और ये जो भाग है, ये 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। लेकिन ये जो इसका भाग यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे वर्षा बड़ी मुश्किल से 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। ये भाग जो है ये वर्षाहीनता का शिकार है। क्यों ऐसा है, मैंने आपको बताया था। यहाँ वर्षा इसलिए नहीं होती है क्योंकि बे ऑफ बंगाल की शाखा इसके बिल्कुल समानांतर ट्रेवल कर रही है। अगर पहले पढ़ाया भी था तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है देखने का।
और ये जो शाखा है ये इसमें चूंकि ITCZ यहीं पर है, ये जो भाग है ये ITCZ वाला भाग है, ये ITCZ इस तरह से यहाँ पर है। तो ये सब जो ब्रांच है ना, ये ITCZ में जो निम्न दाब का पॉकेट होता है, ये सब इसमें से निम्न दाब के पॉकेट में भी प्रवेश करने लगता है और इस तरह से वायु का संचरण इस दिशा में भी होने लगता है। तो ये जो भाग है यहाँ से आकर के, तो यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हिल्स, ये सब एरिया में कुछ वर्षा होगी और ITCZ में भी इसका प्रवेश होने लगता है। और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये प्रवेश करेगी। यहाँ 150 सेंटीमीटर है वर्षा मेघालय में। ये जो नागा हिल्स है यहाँ पर 200 है, असम में यहाँ पर 250 है, अरुणाचल में इधर 250, असम हिल्स बोला, असम प्लेन्स नहीं बोला है, 250 है। शिवालिक के पैरेलल जो चल रही है शाखा, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। ये दृश्य आपको देखना होगा। इन नर्मदा तापी वैली में यहाँ पर 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 80 से 90। ये जो विंध्य वाला ये भाग है, विंध्य वाले भाग पे 80 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ये सतपुरा वाला भाग है, यहाँ पे 90 है। तो उसके नीचे खानदेश वाला भाग है, तो खानदेश वाले भाग में 80 हो जाएगा, फिर 60-40 करके नीचे ऐसे घटते चला जाएगा। तो इसको देखो, इस पूरे वर्षा के इस वितरण के इस मैप को देखोगे तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये शायद मैंने बता दिया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा बताया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून का डिवीजन है उसको आप देखो और समझो, इस मैप को ड्रॉ करो। कोरबंडल और इस भाग में वर्षा नहीं होती है क्योंकि समानांतर है। कहाँ कहाँ कितनी वर्षा है ये आप बिल्कुल स्पष्टतः देख सकते हो इस मैप में। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये पूरा नॉर्थ प्लेन्स और सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा, यहाँ ना तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है ना तो अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, यहाँ पे सिर्फ ITCZ है। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी उसकी क्रियाविधि अलग होती है और वही क्रियाविधि है ITCZ और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वाला जो संबंध है ना, वही है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। इस मैप को ड्रॉ करो तो ओके, डन। अब नेक्स्ट डिस्कशन में आ जाओ और एक रीडिंग करो। ITCZ और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट पे जो मैंने लिखवाया है उसका एक छोटा सा रीडिंग करो, 1 मिनट का। ITCZ और ट्रॉपिकल जेट का रिलेशनशिप क्या है और नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में कैसे वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच का या अरेबियन सी ब्रांच का कोई प्रभाव एज सच नहीं दिखता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बे ऑफ बंगाल ब्रांच का प्रभाव हो, लेकिन बाकी जो गैंजेटिक प्लेन्स है वहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट पे और एक बार फिर से इंडिया मैप का डायग्राम बनाना होगा आपको और इसीलिए छोटा वाला बनाना सीख लेना चाहिए। कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या? चलो हम बड़ा कर लेंगे इसको। ये लो, हमारा तो बड़ा हो जाएगा। तो ये इसमें आपको दिखाना है मेनली ITCZ किस तरह से है और वो
किस तरह से व्यवहार करेगी। तो ये हमारा NITCZ है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा है बे ऑफ बंगाल, जिसमें हमने अंडमान सी की चर्चा की है यहाँ पर, और इसमें लो प्रेशर पॉकेट्स इस तरह का होता है। अब आपको समझना है कि ये जो लो ITCZ में जो निम्न दाब का जो बड़ा बड़ा केंद्र बना रहता है, ये मई के महीने में और जून के महीने में, जब तक मानसून प्रवेश नहीं किया है, ध्यान से सुनना, मई और जून के महीने में लगभग 10 जून तक मान लो, 15 जून तक मान लो, 15 जून तक ही मान के चलो कि मई से 15 जून के बीच में, 15 मई से 15 जून के बीच में ये जो लो प्रेशर पॉकेट है, जिसको कि हम लोग मानसून ट्रो कहेंगे, यही तुम्हारा मानसून ट्रफ यही है। ये हमने पहले आपको समझा दिया है। ये चूंकि निम्न पॉकेट है, तो ये यहां से क्या करता है कि थार से अपनी तरफ, वेस्टर्न पार्ट से अपनी तरफ ये गर्म, ड्राई एंड हॉट विंड्स को अट्रैक्ट करता है, हॉट विंड्स को अट्रैक्ट करता है। और यही जो अवदाब में, मानसून के अवदाब में जो पश्चिम से जो ये विंड, हॉट एंड ड्राई विंड जो अट्रैक्ट हो रहा है, यही कहलाता है आपका लू। तो यही लू है। और याद रखो कि जो मानसून, जो NITCZ है या मानसून ट्रफ है, ये शिवालिक तक और नीचे लगभग सतपुरा विंध्य तक, नर्मदा तक आप मान लो, ये ऐसे यहाँ पे फ्लक्चुएट करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है, स्विंग करते रहता है, दोलन करते रहता है। क्योंकि ये NITCZ है क्या, ये एक प्रकार का वेव है जिसमें लो प्रेशर सिस्टम होता है। इसको हम लोग ऑसिलेटरी वेव कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये प्रकार का ऑसिलेटरी वेव है। हमने आपको बताया था कि ये है क्या, ये कन्वर्जेंस जोन है। एयर कन्वर्जेंस होता है, यहाँ पर एयर कन्वर्जेंस होता है, वायु का अभिसरण होता है। तो वायु का जो अभिसरण जहां पर होगा, तो वो जो जोन होगा वो तो ऑलवेज इस तरह का एक स्विंगिंग बेल्ट होगा। ये होता है ITCZ इस तरह से। यहाँ पर इधर से वायु पावरफुल है, यहाँ से इधर वायु का वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये ITCZ एक तरह का ऑसिलेटरी जोन होता है। मैंने ज़्यादा ऑसिलेशन नहीं दिखाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ आप देखो इस तरह का ऑसिलेशन होता है। इस डायग्राम को जो लिखवाया है लिखो, फिर एक और इंडिया मैप बनाओ। डन हुआ। लू क्या है? लू से क्या होता है? सन स्ट्रोक। PM ये सबसे ज़्यादा भयावह होता है लू। इसका टाइम होता है 2 PM का। अब कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो अगर लू GS में आ जाए तो उस पर फुल डिटेल लिख सकता है, मानसून ट्रो बना सकता है, ITCZ को शो कर सकता है, उसके अंदर के निम्न अवदाब को दिखा सकता है। अब देखो, लेकिन क्या होता है इसमें, आगे हम लोग सीखते हैं। लेकिन आगे क्या होगा कि इसी मॉनसून ट्रफ में जहां पर आपने लू को चलते हुए देखा, अब इसको समझो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही साइंटिफिक है। तो हमारा जो ईस्टर्ली जेट है वो इस भाग से आकर के इस तरह से कुछ है, अगर आपको याद हो तो। हमारा ईस्टर्ली जेट है ना ये, तो ये देखो हमारा ईस्टर्ली जेट है जो इधर से फ्लो बना रहा है। तो ये सारा फ्लो बंगाल के ऊपर में इस तरह से बना हुआ है।
येलो कलर जो है, ये जो हमने दिखाया है, ये विंड क्या है? ये है अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी प्रवाह। यह है हमारा ऊपरी प्रवाह। और ये जो हमने ग्रीन कलर में अगर हम यहां पे दिखाना चाहें तो ये क्या है हमारा? ये ग्रीन कलर वाला नीचे में क्या है? ये सब ग्रीन कलर वाला है हमारा ये ग्रीन कलर में हमारा है मॉनसून फ्लो। ये हमारा मॉनसून फ्लो है। और ये अगर हम व्हाइट वाले में क्या दिखाएंगे? व्हाइट वाला ये क्या है? ITCZ। ये ITCZ हो गया। अब देखो, अपर एयर सर्कुलेशन को समझना तो मैंने समझाया हुआ है, लेकिन अपर एयर सर्कुलेशन का रूल क्या है ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो विंड इस तरह से आता है ये पूरा प्रभावित कर रहा है किसको? अपर एयर सर्कुलेशन को। देखो, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, अपर एयर सर्कुलेशन इस तरह से बन रहा है। तो जब अपर एयर सर्कुलेशन बनेगा तो देखो, ध्यान से देखना, नीचे में हमारा है ITCZ, नीचे में हमारा इस तरह से ITCZ बन रहा है। और इसके नीचे में इस तरह से सब लो प्रेशर पॉकेट्स बना हुआ है ना। और इसके ऊपर में जो हमने येलो कलर से दिखाया, तो ये देखो यहां पे इस तरह से हमारा ये जेट ऊपर में है। ये जेट का एयर सर्कुलेशन है इस तरह से। ये हमारा स्टर्ली जेट है, ये हमारा ITCZ है या NITCZ आप लिख दो। अब क्या होता है कि जेट का जहां पर, ये जेट का क्या है? T यानी ट्रो, तो यहां पर उसके नीचे क्या बनता है? हाई प्रेशर बनेगा। रुक जाओ, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, लो लिख दिया था, तो यहां पे बन जाएगा हमारा, यहां पर हाई प्रेशर रहेगा। लेकिन जहां पर ये ऊपर की तरफ क्रेस्ट बन रहा है, जेट का जहां भी श्रिंग है, तो श्रिंग के नीचे क्या बनता है? लो प्रेशर। अब आपके समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा कि NITCZ में लो प्रेशर पॉकेट्स कहां कहां बनेगा और क्या संबंध है उसका जेट के साथ। हमने जेट धारा में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जेट जहां भी नीचे की ओर आता है, धरातल की ओर आता है, वो उसका गर्त होता है। वहां पर जेट एक्सेलरेशन करता है, जेट का त्वरण होता है और उसके नीचे में उच्च दाब होगा। और जहां भी जेट ऊपर की ओर जाएगा वहां पर जेट के नीचे निम्न दाब बनता है, क्योंकि जेट अगर फ्लो ऊपर की ओर एयर फ्लो जा रहा है तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो कम कर देगा। तो ये दोनों का रिलेशनशिप है। एक और रिलेशनशिप है, जैसे जैसे जेट मियांडर करेगा, मान लो कि जेट शिफ्ट कर रहा है उत्तर की ओर, तो ITCZ भी उत्तर की ओर। कुछ ऐसा होता है कि ITCZ में हवा ऊपर उठ रही है, तो वायु जब ऊपर की ओर उठ रही है तो ऊपर उठ करके वायु, ITCZ की वायु इस तरह से फैलती है। और जब ITCZ की वायु इस तरह से फैलती है तो उसी के बीच में ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट का प्रवेश रहता है। ये दोनों के लिंक को समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह से जो ITCZ से जो वायु ऊपर की ओर इस तरह से उठती है, इस तरह से फैलती है, तो यहीं बीच में ट्रॉपिकल जेट यहीं से, इसको येलो कर देते हैं ताकि यहां भी नजर आए। ट्रॉपिकल जेट देखो यहां पर इसी ITCZ के नीचे में एयर का कन्वर्जेंस होता है, यहां पर लो प्रेशर पॉकेट बना हुआ रहता है। और ये है तुम्हारा स्टर्ली जेट, और यही है तुम्हारा जहां कन्वर्जेंस हो रहा है, ये भाग तुम्हारा है ITCZ नीचे में। तो वो डायग्राम, ये सबसे क्लियर होना चाहिए कि ITCZ और ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट का रिलेशनशिप क्या है, दिखना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। किताबें बिल्कुल साइलेंट हैं, आप यहां ध्यान से देख करके सीख सकते हो।
कि नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन में जहां पर ITCZ ग्राउंड पर है, धरातल पर है, ऊपर में क्या है, स्टर्ली जेट। ऊपर में स्टर्ली जेट जैसे ही शिफ्ट करेगा उत्तर या दक्षिण की ओर, ITCZ भी उसके साथ शिफ्ट कर जाती है। दोनों में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, मैंने ऐसा लिखवाया हुआ है ना। तो वो आप देखो और समझने की कोशिश करो। डायग्राम्स बनाओ। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, जेट को ना एक कोई लाइन नहीं मानना है। जेट का देखो हमने कितने लाइंस में फ्लो दिखाया है। अब देखो क्या रिलेशनशिप है कि ये जो जेट है, यही जेट जो अपर एयर सर्कुलेशन है, यही बे ऑफ बंगाल में बनने वाले जितने भी चक्रवात होंगे, बे ऑफ बंगाल में बनने वाला चक्रवात, देखो चक्रवात बनने का कारण मैंने समझाया था आप लोगों को। पहला है कि ITCZ जो अंडमान सागर के ऊपर में है, ध्यान से सुनिए, ITCZ के अंदर में भी निम्न अवदाब होते हैं, तो उसमें वायु का अभिसरण और वायु के अभिसरण एवं तीव्र संवहन से, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा मिलता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर में, तो उसमें भी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस यानी उष्णकटिबंधीय विक्षोभ बनने की संभावना बनती है। तो ये एक प्रकार का चक्रवात ही है। विक्षोभ जब भी कहा जाए तो आप उसको एक चक्रवात की तरह ही मान करके चलो। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का फर्क हो सकता है, लेकिन है वो चक्रवात ही, है ना। फिर देखो ये जो चक्रवात मान लो बना, ITCZ के अंदर में ये चक्रवात बनता है, या अंडमान सी में ये सारे चक्रवात बन रहे हैं। और कुछ चक्रवात क्या होते हैं कि आपको याद होगा, साउथ चाइना सी में टाइफून बनता है। साउथ चाइना सी तो उधर हो गया, मलाया पेनिनसुला के उधर हो गया ना, वो इंडो चाइना से उधर हो गया। अब साउथ चाइना सी में जो टाइफून्स बनते हैं वो इंडो चाइना पे, मलाया पेनिनसुला पे चढ़ने के बाद उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, लेकिन वो मॉइस्चर खत्म होने के बावजूद एक तरह का हर्ल विंड रहते हैं, वो उसको कहते हैं WHIRL, हर्ल विंड्स। हर्ल विंड्स यानी चक्कर काटता हुआ वायु रह जाता है, यानी समझ लो कि एक तरह का वोटेक्स रह जाता है। उसको हर्ल विंड कह लो या उसको वोटेक्स कह लो, उसको हिंदी में कहना चाहो तो गर्तिका कह लो, गर्तिका। तो गर्तिकाएं शेष रह जाती है। टाइफून नहीं आता है भारत में, ये मत सोचना कि टाइफून आता है। टाइफून का जो अवशेष रहता है वोटेक्स बन जाता है और वो गर्तिका शेष रह जाती है। तो यहां से देख लो, यहां हम लिख देते हैं टाइफून का यहां पर प्रवेश हो रहा है, जो कि सिर्फ किस रूप में है, वोटेक्स के रूप में है। तो दो संभावनाएं बनती है, बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस स्वयं बन ले, और दूसरा है कि टाइफून का जो अवशेष आता है, वोटेक्स आता है, वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करके वहां से मॉइस्चर को पिक करके और वह बन जाए ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। यानी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस पर अगर प्रश्न आए तो आप हिचकना मत। ITCZ में कैसे बन सकता है, ये मैंने साइक्लोन के थ्योरीज में पढ़ाया हुआ है। थंडर स्टॉर्म से कैसे बनता है, ये मैंने साइक्लोन के थ्योरी में पढ़ाया हुआ है और आज भी पढ़ाया है। तीसरा, टाइफून, रेमिनेंट्स ऑफ टाइफून कैसे है, और टाइफून कैसे थल पे जाने के बाद मॉइस्चर लूज करता है और पुनः बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद यही टाइफून की गर्तिकाएं कैसे बन जाती हैं वापस ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, जब पुनः जल ग्रहण करेंगी, पुनः आर्द्रता को ग्रहण करेंगी। अब ये जो दोनों है, दोनों को जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, समझने की कोशिश करो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ समुद्र के सतह पर नहीं होता है, बल्कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की ऊंचाई होती है 12 किलोमीटर की। ट्रॉपिकल साइक्लोन सतही नहीं है ना, वो 12 किलोमीटर ऊंचा है। और 12 किलोमीटर ऊंचा जब सिस्टम है और ऊपर में पूर्वी जेट चल रही है, तो पूर्वी जेट तो उसको ड्राइव करेगी। पूर्वी जेट जब ऊपर से ड्राइव करेगी तो नीचे में ये साइक्लोन सब धीरे धीरे इंटर करना शुरू कर देगा। किसमें, ITCZ में, क्योंकि ITCZ में ही क्या बना हुआ है, ये निम्न दाब का पॉकेट्स बना हुआ है ITCZ के अंदर में। इसी निम्न दाब के पॉकेट में अट्रैक्ट होगी। ये है हमारा वर्षण तंत्र। ये जब वर्षण तंत्र है, ये जो वर्षण तंत्र है, रेन बेयरिंग सिस्टम इसी को कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस जैसे ही प्रवेश करेगी इस पूरे ITCZ में वर्षा करेगी
और वर्षा की मात्रा पूर्वी तट पर अधिक होगी। साइक्लोन धीरे धीरे पश्चिम की ओर शुष्क हो जाता है और ये भी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेज जो हैं इनका चूंकि ये भी एक प्रकार के चक्रवात हैं, तो इनकी भी टेंडेंसी होती है कि यह ध्रुवों की ओर अपने बलाघूर्ण के कारण, कोरियोलिस के कारण ध्रुवों की ओर ये संचरित हो, तो ये अंदर प्रवेश करके ध्रुवों की ओर मुड़ता है, यानी ये जम्मू हिल्स की तरफ मुड़ेगा। राजस्थान एक बार फिर टुकुर टुकुर देखते रहेगा कि हमारे यहां वर्षा नहीं हुई। तो राजस्थान वर्षा से वंचित क्षेत्र है, उसमें ITCZ और ईस्टर्ली जेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की भूमिका को भी लिखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अरावली समानांतर है ये लिखने से IAS तो नहीं बनोगे, PCS का मुझे पता नहीं। कल भी यूपी PCS का कोई रिजल्ट आया होगा 1 महीना पहले, कई लोगों का ग्रुप मुझे कॉल किया, क्या नाम बताया, नाम तो हम भूल ही गए। बोलता तो सब है कि PCS में तो सर 90% तो आपका नोट्स ही आता है, कुछ करना ही नहीं है, बस जाकर के चुपचाप लिख दीजिए, वही बहुत है। अब क्या है सो तुम लोग PCS का देखो। ओके, अपर एयर सर्कुलेशन और IT। अब देखो, तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रवेश करेगा तो वह लू को अपने आप ही खत्म कर देगा। लू कैसे खत्म हो जाता है? जून के महीने में लू क्यों खत्म होने लगता है? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो रेन बियरिंग सिस्टम बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करने लगेगा तो लू खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर इस ट्रॉपिकल किसी कारण से अगर ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं बन रहे हैं और इसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं, दोबारा लू चलने लगता है, हाँ या नहीं? कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन की वर्षा हुई, फिर अचानक सूखा सा पड़ गया और उसके बाद फिर से लू चलने लगा। ये यूपी बिहार के लोग ज्यादा समझ रहे होंगे इसको, क्योंकि उन्हीं का एक्सपीरियंस होना चाहिए ज्यादा। तो मॉनसून के बीच में भी कई बार लू चल जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस जो बंगाल की खाड़ी में बन रहे थे वो प्रवेश नहीं कर रहे हैं और लू चल रहा है। जैसे कई बार होता है कि जुलाई के महीने में लू चलने लगा, गर्म हवाएं चलने लगी, वर्षा गायब हो गई, जुलाई में 3-3 महीने 3-3 वीक तक वर्षा नहीं हो रही है, तो उसका मतलब होता है कि मॉनसून ब्रेक को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे तुम लोगों को। पहले मुझे ये कंफर्म करो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद इसमें एक और चीज तुमको देखना होगा कि देखो, मान लो ITCZ है और इसमें ये हमारा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल कर रहा है। ध्यान से देखो, हमारा ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस ट्रैवल करते हुए इस तरह से जा रहा है, इसी में प्रवेश करके जाएगा ना। अब मान लो इस तरह से ये प्रवेश करके चल रहा है, ये इसका ट्रैक है, ये इसका पाथ है, इसी तरह से ये ऊपर की ओर जाता है। तो मान लो यहां पर पटना है P, यहां पर रांची है R, पटना P, रांची R। यहां पे मान लेते हैं कि यह है भोपाल B, या मिर्जापुर ले लेते हैं, मिर्जापुर M, और यहां पर मान लेते हैं इलाहाबाद है A। अब बताइए आप लोग, रांची में वर्षा नहीं होगी, पटना में होगी, भोपाल में वर्षा नहीं होगी, इलाहाबाद में होगी, सॉरी भोपाल में वर्षा होगी, इलाहाबाद में नहीं होगी। क्यों? ITCZ का पोजीशन ऐसा है, ITCZ का मिएंडरिंग इस तरह का है, ITCZ ऑसिलेशन इस प्रकार से कर रहा है। अब इसी में आप देखोगे कि ITCZ कुछ समय के बाद तो लपट है ना, वेव है, तो ITCZ भी इस तरह से लपट की तरह स्विंग करते रहता है। वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेशनरी नहीं है, वो क्वासी स्टेशनरी कहते हैं उसको इंग्लिश में, अर्ध स्थैतिक है। तो वो स्विंग ऐसे वेव की तरह ITCZ विंध्य से लेकर शिवालिक के बीच में समझे कि वेव ऐसे ITCZ कर रहा है, और उसी में रेन बियरिंग सिस्टम को चलना है ना। अब एक दो इधर उधर भाग जाए तो उसका गारंटी नहीं है, लेकिन 90% उसकी ट्रैक पे चलता है। ओके, अब देखो, तो ये अगर मान लो इस तरह से स्विंग किया हुआ है, अब दोबारा इसका स्विंग हम दिखाते हैं कि मान लो ये दोबारा स्विंग कर जाए कुछ इस तरह से, ये ऐसे भी तो स्विंग कर सकता है ना। ये रहा इसका एक और ऑसिलेशन। अब ये सारा जो है ट्रैक इधर आ गया। अब कहां वर्षा हो रही है भाई साहब? पटना सूखा हो गया, रांची में वर्षा हो रही है, इलाहाबाद में वर्षा हो रही है, भोपाल में, मिर्जापुर में सूखा पड़ गया। तो ये जो गैप होता है ये 7 से 8 दिन का गैप होता है, 7-8 डेज गैप होता है। इसको हम लोग ब्रेक ऑफ मॉनसून नहीं कहते हैं, इसको हम लोग मॉनसून गैप कहते हैं। ये मॉनसून इंटरवल है,
या मॉनसून गैप है, इसको ब्रेक ऑफ मॉनसून नहीं कहते हैं। जैसे जैसे ITCZ नीचे स्विंग करती है, ऊपर से वो भी वैसे ही मेंडर करता है पूर्वी जेट। कुछ लोग कहते हैं कि ITCZ उसको नचा रही है, कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाला नीचे को नचा रहा है। दोनों एक साथ नाच रहा है, ये तो तय है। कौन नचा रहा है आज भी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं है, अलग अलग मत मिलते हैं। डायग्राम्स को बनाओ और देखो कितने लोग समझ गए, मुझे कुछ इंडिकेट करो। मॉनसून गैप क्या है, मॉनसून ब्रेक से कंफ्यूज नहीं करना है। बारह किलोमीटर पर रॉसबी वेव होती है। जो हम पढ़ाएं वही पढ़ा करो, बेहतर रहेगा भवानी। 12 किलोमीटर पे रॉसबी वेव कहाँ होती है? रॉसबी वेव होती है 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर में, जहां सब ट्रॉपिकल जेट निकल रहा है, उसमें रॉसबी वेव हो सकता है। रॉसबी वेव क्या होता है पहले पता है आपको? रॉसबी वेव पोलर फ्रंट जेट में बनने वाली तरंगे हैं। उसको आप यहां कहां ला रहे हो? ओके, इस बीच जो हम 3 बार गायब हुए थे ना, हमने अपने लिए चाय बना ली। ये जो यहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास में करके झड़ौदा करके एक विलेज है, वहाँ का एक आदमी मुझे दूध देता है। मेरे लिए अलग से 2 केजी दूध भैंस का लेकर के आता है जब भी उसे मंगवाते हैं, क्योंकि पनीर भी हम इसके दूध से निकालते हैं, एकदम शुद्ध। इतनी गाढ़ी दूध मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई थी। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं इस दुनिया में। मुझे तो हर कदम हर पल बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे। जब भी लाइफ में संकट आया 5 लोग खड़े थे, और पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा हरियाणा से कि जब भी जो लोग खड़े थे वो हरियाणवी थे। अब क्या बोलूँ मैं इस पे। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सबसे नज़दीकी हैं, सब वेस्टर्न यूपी हरियाणा के हैं। स्टैंड भी लेते हैं वो, बड़ा उनके अंदर में जिगर है उनके अंदर में। अब किसी एक व्यक्ति की तारीफ का मतलब नहीं होता है कि बाकी की बुराई की जा रही है, बिल्कुल नहीं। सब जगह अच्छे लोग हैं भाई। ओके, मॉनसून ब्रेक पे आते हैं कि मॉनसून ब्रेक क्या है। मॉनसून ब्रेक में 3 मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। मॉनसून ब्रेक का एक चैप्टर निकालो जहां मैंने लिखवाया है, उसमें 3 कारण मैंने लिखवाए हैं, और यही 3 कारण अब तक नोन है। जिसमें एक कारण तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जो सबसे सरल है। अब देखो क्या होता है कि मान लो कि यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस जो बन रही थी, यही बनना बंद हो जाए। कारण क्या है? ये कारण हम लोग समझेंगे अल नीनो से, ला नीना से। तो जहां पे आपने मॉनसून ब्रेक लिखा है ना, मॉनसून ब्रेक में 3 कारण लिखा है, वहां पे एक चौथा कारण ऐड करो ताकि मेंस में आप उसको लिख सको कि चौथा कारण एक ऐड कर लो वहां पर। वो कारण है कि
चौथा कारण है अल नीनो एवं ला नीना का प्रभाव मॉनसून ब्रेक पे होता है। वो कैसे होगा वो हम कल परसों वाले क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप वहाँ चलते हैं। ओके, ठीक है। आप इसको, पहला रीजन तो यही है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनेगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो निम्न अवदाब यहाँ बने हुए हैं इसमें फिर से थार से पश्चिमी भाग से हॉट एंड ड्राई एयर प्रवेश कर जाएगा। और अगर जुलाई के महीने में, इसको याद रखना है, जून अगस्त नहीं, जुलाई के महीने में अगर 3 महीने तक लगातार वर्षा नहीं होती है तो IMG डिक्लेयर करती है कि यह मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है, मौसमी सूखा पड़ गया है उस क्षेत्र में। और इसका कारण होता है कि ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस जो कि रेन बेयरिंग सिस्टम है इनमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण आपको समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग ध्यान से देखना। मान लो कि इस भाग में तिब्बत के पठार पर जो वायु उठ रही थी और जो ये एंटी साइक्लोन बन रहा था, ये जो साइक्लोन बन रहा था, तो ये एंटी साइक्लोन जो ऊपर वाला एंटी साइक्लोन है वो बन रहा था, तो इससे जो फ्लो है, इस फ्लो में अगर गति बढ़ जाए, एंटी साइक्लोन अगर धीमा चल रहा है, मान लो ये तेज हो जाए, तो इसके तेज होने से क्या होगा, तेज कैसे होगा ये बाद में, ये तेज होने से क्या होगा, इसका जो जायरेटरी मोशन है, साइंस की लैंग्वेज में जायरेटरी मोशन है, अगर वो इंटेंसिफाई करती है, तीव्र हो जाती है, तो ये जो जेट है ये भी तीव्र हो जाएगा। और जब ये जेट तीव्र हो जाएगा तो इसका राइटवर्ड डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ये जेट राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, कोरियोलिस प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ाओगे तो कोरियोलिस प्रभाव बढ़ता है। तो जब ये कोरियोलिस प्रभाव बढ़ेगा तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, तो ये शिफ्ट कर जाएगा शिवालिक पर। अब हमारा पूर्वी जेट कहां चला गया, हमारा पूर्वी जेट चला गया है शिवालिक के ऊपर में, तो ITCZ भी ड्रैग्ड होकर के शिवालिक के ऊपर में शिफ्ट कर जाएगी। और जब ITCZ शिवालिक के ऊपर में शिफ्ट कर गई है तो वर्षण तंत्र कहां जाएगा, सारा वर्षण हो रहा है शिवालिक के ऊपर में, तो हिमालय की नदियों में बाढ़। लेकिन ये जो पूरा गैंजेटिक बेसिन है इसमें वर्षा नहीं हो रही है, सिर्फ नदियों में बाढ़ आ रहा है। शिवालिक पर अति वर्षा, उत्तरी मैदान पर सूखा, जुलाई का महीना, जेट शिफ्ट कर गया है ITCZ के साथ शिवालिक के ऊपर। यह भी मॉनसून ब्रेक लाएगा और यह बड़ा खतरनाक वाला मॉनसून ब्रेक होता है। 2 कारण बता दिया। तीसरा कारण समझो कि ये जो जायरेटरी मोशन था, तिब्बत के पठार की निम्न दाब है ना पठार पर, उसके ऊपर जो जायरेटरी मोशन था, तो इसका जो एक एयर, जो एक इसका लिम्ब जाता था कहां, अगर आपको याद हो तो इसका एक लिम्ब जाता था अरब के ऊपर में, अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर में जाता था, याद आया। तो अरब के ऊपर में वायु का पतन और अरब के ऊपर में भी उच्च दाब बनता था। तो ये जो अरब का पार्ट है, यहां पर क्या था, यहां पर भी हाई प्रेशर बनता है, ये यहां गिरता है ना, इस तरह से वायु इस तरह से आकर के यहां पर गिरती है, तो ये अरब है, अरब थार, ये वाला हाई प्रेशर है। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पे भी एक अद्भुत चीज होता है। मान लो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, तिब्बत के पठार पर जायरेटरी मोशन तेज हो गया, तो यहां जो वायु गिर रही है अरब पर, अरब थार रीजन पर, ये भी ज्यादा गिरेगी या कम, लिख करके बताओ। अरब पे हाई प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा?
पहले जेड शिफ्ट करता है फिर ITC-Z। इसीलिए तो हमने पूरे नोट्स में लिखवाया है कि ITC-Z इज बीइंग ड्रैग्ड। पहले ITC-Z नहीं आता है, दोनों में टाइम लैग होता है, बहुत कम ही होता है लेकिन दोनों में होता है। ज्यादा, बिल्कुल सही, बिल्कुल इंक्रीज होगा। अरब सागर पे, अरब सागर कह रहे हैं, जो हाई प्रेशर है अरब था रीजन पे बढ़ जाएगा। अब देखो अरब अगर ये बढ़ेगा तो है तो ये एंटी साइक्लोन ही ना, जहां भी हाई प्रेशर बन रहा है तो क्या है, वो एंटी साइक्लोन है। अब एंटी साइक्लोन से जो एयर बाहर की ओर निकलता है, इसको हम अलग कलर में दिखाने की कोशिश करते हैं, पिंक में दिखाते हैं अगर दिखे तो। अब ये जो यहां से बाहर निकलेगा तो ये अरब सागर का जो हाई प्रेशर का जो ये वायु है, ये धीरे धीरे देखो कहां शिफ्ट कर रहा है। ये शिफ्ट ऐसे करता चला जाएगा, ये वायु शिफ्ट करता चला जाएगा कहां पे, गंगा के मैदान के ऊपर में। और जब ये वाला वायु शिफ्ट करता है तो ITC-Z को ये पुश कर देगा शिवालिक के ऊपर में। शिवालिक के ऊपर में पुश करने का दो कारण, पहला ईस्टर्ली जेट का शिफ्ट होना, दूसरा इस हाई प्रेशर का पूर्व की तरफ एक्सटेंशन होना। ये सब मॉनसून ब्रेक को ही क्रिएट करेगा। मॉनसून ब्रेक कितने लोगों को समझ में आया? आवाज अभी तक 10:55 हो गया है, मैंने आपको मॉनसून ब्रेक तक पढ़ाया है, मॉनसून ब्रेक तक समझाया है, मॉनसून का बाकी तो सारा कुछ लिखवा ही दिया है। ठीक है, शेष कथा कल कही जाएगी, डिस्कशन जारी रहेगा। इसके बाद अल नीनो और पोलर वोर्टेक्स और बहुत कुछ आने वाला है। नेक्स्ट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट